नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान की नई फ़िल्म जवान के बारे में। पठान के बारे में आपको सबको पता ही है किस तरह से फेक कलेक्शन बता के उसको बताया गया, फिर भी गदर से पीछे रह गए, गदर 2 से। अब जवान के बारे में प्रतीक बोराड़े जी क्या कहते हैं, आइए हम चलते हैं सीधे प्रतीक जी के पास। आपका स्वागत है प्रतीक जी, जयपुर डायलॉग्स धन्यवाद। पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो अब ये जो जवान है, इसके बारे में आप क्या क्या विचार है? सर देखिए, जब फिल्म के बारे में पहली बार अनाउंसमेंट वगैरह सुनी थी तो इसके जो डायरेक्टर है एटली, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है। मैंने उनकी फिल्में तो नहीं देखी पिछली, पर 2017 में उनकी मर्सल नाम की फिल्म आई थी। तो उसमें उन्होंने एक डायलॉग डाला था, उस समय जीएसटी को नया नया अनाउंस किया गया था। तो फिल्म में डायलॉग डाला था कि सिंगापुर में केवल 7% टैक्स लिया जाता है, भारत में 28% जीएसटी लेती है सरकार। इस प्रकार का डायलॉग डालकर बिल्कुल बेसलेस तथ्यहीन बातें करके कहा था कि भाई सिंगापुर में 7% टैक्स है, फिर भी वहां पर हेल्थ स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी बढ़िया है, भारत में कितने खराब हालात है, इस प्रकार की बातें। अब देखिए, वैट जब था तो 13 से 13.5%, 14% के करीब वैट था। और जीएसटी आने के बाद में जितनी भी जीवनावश्यक मूलभूत जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, उनका टैग जीएसटी 5 से 6% है। और जो लग्जरियस जो सुविधाएं हैं, उनके ऊपर 28% जीएसटी लिया जाता है। पर फिर भी वो बेसलेस बातें उस समय की गई थी। तो ये जब अनाउंसमेंट जवान के बारे में सुना था कि एटली के साथ शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है, और ऊपर से 2 वर्ष पहले ही न्यूज भी आई थी कि स्पेन की वेब सीरीज मनी हाइस्ट की कॉपी होने वाली है, इंस्पायर्ड होने वाली है। 2 वर्ष पहले इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आए थे, कोई भी देख सकता है सर्च करके। तो ये सारी बातें देखकर तभी पता चल गया था कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है। और जब कल मैंने फिल्म को देखा तो मैंने जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फिल्म थी। और इवन डायरेक्टली यहाँ पर मोदी सरकार को उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, अभिसार शर्मा कई सारे जो वामपंथी पत्रकार है, वे उनको पता नहीं बड़ी चरम सुख की प्राप्ति का, या जो भी कहे, बड़ा उछल रहे हैं कल से। अब देखिए, अभिसार शर्मा ने कल एक वीडियो डाला है, उसका टाइटल है थंबनेल पर, ब्लॉकबस्टर जवान के जरिए शाहरुख का बीजेपी सरकार को कड़ा संदेश। ये सामने ये बीजेपी अभिसर शर्मा। सरकार को शाहरुख खान की औकात है क्या बीजेपी सरकार को संदेश ये देने की? देखिए मेरे सामने ये खुला हुआ है, कोई भी जाकर अभिसर शर्मा ने कल ही वीडियो डाला है। केवल अभिसर हाँ, शर्मा ही नहीं, जो अभिषेक बैनर्जी है देशभक्त वाला, वो हाँ, भी इसको प्रमोट कर रहा है। और फैक्ट चेकर का तो ट्वीट आया ही था ट्रेलर आने के बाद में। तो ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम फिल्म को प्रमोट कर रहा है। और फिल्म में भी अगर आप क्लियरली देखेंगे ना, तो इन्होंने डायरेक्टली मोदी जी को टारगेट किया। मैंने तो कल रिव्यू में ही कहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका जो को राइटर और डायरेक्टर है एटली, उसने किसी दिन बैठकर मनी हाइस्ट को देखा होगा और उसके बाद में केजरीवाल के कुछ स्पीचेस सुन लिए होंगे हम्म। और उसके बाद में दिमाग में जो भी खिचड़ी पक गई इसके, फिर पेपर पर उतार दी। और यही जवान की कहानी है लिटरली। मनी हाइस्ट में जो देखिए, बेसिक थीम में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो प्रोफेसर का कैरेक्टर था वहां पर, वो ये तर्क देता है कि भाई मेरे चोर पिता को पुलिस ने मारा था, तो सिस्टम ने मुझ पर अत्याचार किया है, अब मैं अपने ही देश को लूटूंगा। तो अपने ही देश की बैंक को लूट रहा है, और देश के विरुद्ध रेजिस्टेंस के नाम पर, रिवोल्यूशन के नाम पर एक युद्ध उसने छेड़ करके रखा है। और फिर स्पेन की जो एक भिखारी मानसिकता की जनता है, वो भी उसके साथ में सड़कों पर आ जाती है, अपने ही सुरक्षा बलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं, प्ले कार्ड वगैरह लेकर के। पूरी अनारकी अराजकता को मनी हाइस्ट में ग्लोरीफाई किया है। तो बेसिक थीम यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर चेंज इतना किया है कि अब डायरेक्टली चोर पिता को मार दिया ये दिखाएंगे तो भारतीय दर्शक तो एग्री करेंगे नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने भारतीय दर्शकों के हिसाब से उस बेसिक थीम को चेंज कर दिया है। और फिल्म की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसको अनएजुकेटेड, अनपढ़ दिखाया है। इस पर स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया है कि वो अनपढ़ है। और उसने एक बहुत बड़े उद्योगपति, विजय सेतुपति का कैरेक्टर है, उस बहुत बड़े उद्योगपति का 40,000 करोड़ की संपत्ति लोन माफ कर दिया है। तो मैंने कहा ना, अरविंद उद्योग केजरीवाल। उद्योगपति का लोन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने माफ कर दिया है। हाँ, मतलब वो सामने अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री को दिखा नहीं सकते ना, डायरेक्टली तो प्रधानमंत्री को दिखा नहीं सकते, तो किसी को सामने रखना था, वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर दिखा दिया। तो कुल मिलाकर कहने का तो विजय तात्पर्य है कि सेतुपति जो है वो अडानी बन गया। हाँ, वही मैंने कहा ना, केजरीवाल के स्पीचेस सुन लिए होंगे, उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना है। वो कहते रहते कि भाई मोदी ने इसका 1,000 करोड़ माफ कर दिया, उसका 1,000 करोड़ माफ कर दिया। तो वही सुनकर इसने कहानी लिख दी है। अब भाई, बैंकों के द्वारा किसी लोन को एनपीए घोषित किया जाता है, जिस उसको जो लोग कर्ज माफी समझ बैठते हैं, उनकी बुद्धि की क्षमता हम इसी से समझ सकते हैं। फिल्म देखने के बाद तो मैं यहां तक कहूंगा कि मतलब उनकी बुद्धि पर हंसी नहीं आ रही थी, तरस आ रहा था। लिटरली हंसने का भी मन नहीं कर रहा था।
और ये सारी बातें केवल यही नहीं, शुरुआत में ये अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, मंत्री दिखाया है, पर वही लेफ्ट का इकोसिस्टम जो मोदी जी को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है ना कि अनएजुकेटेड है वगैरह वगैरह, तो वो शुरुआत में उन्होंने दिखाने का प्रोपेगेंडा दिखाने का प्रयास किया। शायद इनके अनुसार कैम्ब्रिज से डिग्री लिए राहुल गांधी को वोट करना होगा उसको वो पढ़ाई समझते होंगे, जो भी है। अब इसके बाद में धीरे धीरे आगे देखिए कैसे फिल्म बढ़ती जाती है। फिल्म के एंडिंग में जो हमारे एनएसजी कमांडोज है, सेंसर बोर्ड ने हालांकि एनएसजी का नाम चेंज करने के लिए कहा, तो उन्होंने एन के बीच की जो तिरछी दंडी होती है ना, उसको मिटा दिया है एडिटिंग में। हालांकि टीजर में एनएसजी क्लियरली हम देख सकते हैं। तो जो एनएसजी कमांडोज है वो जब इस क्या कहे, लाल आतंकी कह सकते हैं, जो सिस्टम के विरुद्ध उसने युद्ध छेड़ करके रखा है जवान, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब जेल के अंदर जा रहे हैं, तो जेल में जितने भी हजारों महिला कैदी है, अपराधी, उनके हाथ में बंदूकें हैं और वो हमारे एनएसजी कमांडोज पर फायरिंग कर रही है चारों तरफ से। और एक एनएसजी कमांडो को अर्धनग्न करके, कपड़े उतारकर अर्धनग्न करके उसको बाहर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, मतलब पहले बॉलीवुड केवल जंगलों में जो नक्सली होते थे उनको ये लोग सेलिब्रेट करते थे, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते थे। दंतेवाड़ा में 76 जवान वीरगति को प्राप्त होने के बाद में ये लोग जश्न मनाते थे, चक्रव्यूह जैसी फिल्में बनाकर उसको सेलिब्रेट करते थे। पर अभी जंगलों के नक्सलियों के बाद में अभी इन्होंने शहरी नक्सलियों को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। जेल के अंदर ये एनएसजी कमांडोज पर हमला कर रहे हैं, उसको उनको अर्धनग्न कर रहे हैं और इन बातों को ये सेलिब्रेट कर रही है फिल्म। और ये सब किन बातों की आड़ में? फिल्म की शुरुआत में बिल्कुल तथ्यहीन बातें करके किसानों के प्रति प्रेम दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि देखो किसानों को 40,000 के लोन के लिए उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है और मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों के 40,000 करोड़ के लोन माफ कर रहा है। तो ये इस प्रकार की बेसलेस बातें करके ये सिस्टम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को, अनार्की को, अराजकता को ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं फिल्म में। और जो किसानों के बारे में भी जो बात ये फिल्म कहती है ना, वो भी इतनी हास्यास्पद है। एटली ने क्या लिखा है पता है कि मर्सिडीज पर तो 8% इंटरेस्ट रेट है और ट्रैक्टर पर 13% इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। मतलब वही वाली मर्सल के समय जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर उन्होंने भ्रम फैलाया था, यहां पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से सारी तथ्यहीन बातें। अब देखिए किसानों को लेकर जो योजनाएं अगर हम देखें भारत में, तो उनका इनकम टैक्स, जो किसानों का जो इनकम है वो टैक्स फ्री होता है। बिजली पर सब्सिडी, या उनको ग्रीन हाउस बनाना हो, शेड बनाना हो अपने खेत में, या जो तालाब होता है वो बनाना हो, या सोलर पैनल लगाना हो, या ड्रिप लगाना हो, सरकार 80 से 90% तक की सब्सिडी देती है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए। और पूरे विश्व में केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतने ज्यादा सोशल वेलफेयर के स्कीम चलते हैं। कोई दिखा दे दुनिया में दूसरा कोई देश जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाना हो, या फिर टॉयलेट बनाकर देना हो, 1 रुपए में जीवन बीमा हो, या हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, या माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेकर कितनी सारी स्कीम से। कुल मिलाकर ये सारी बातें तो इनको बतानी नहीं है, पर बस सिस्टम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए तथ्यहीन इधर उधर की बातें जोड़कर, घुमा फिरा कर ये सारी बातें लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिल्म के एंडिंग में सर आपको जानकर आश्चर्य होगा, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो जितनी भी ईवीएम मशीन्स है, ईवीएम मशीन्स को वो चुरा लेता है। सरकारी अधिकारियों को जो कुछ भी वो अपना एक पूरा षड्यंत्र करते हैं, जाल बिछाते हैं सरकारी अधिकारियों से, सारे हजारों बड़े बड़े ट्रकों में ईवीएम मशीन जा रहे थे उनको वो चुरा लेता है। और जेल के अंदर शाहरुख खान अपने पीछे ईवीएम मशीन का ढेर लगाकर बैठा है और सामने ऐसा रोता हुआ चेहरा करके हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है कि देखो देखो, वोट देते समय ध्यान देना, अगले वर्ष चुनाव है, अगले वर्ष ने कुछ महीनों में चुनाव दिखाया है, चुनाव में ध्यान देना, 5 रुपए की पेंसिल लेते हो तो भी चेक करते हो ना, तो प्लीज ध्यान देना। तो कुल मिलाकर अगले वर्ष जो 24 के इलेक्शन है उसके पहले बॉलीवुड की बौखलाहट इस फिल्म में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर भी मैंने तो हमेशा कहा है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हो, वो हमेशा से ही मतलब हमेशा नहीं, पिछले 8-10 वर्षों में वामपंथियों का और द्रविडियन पॉलिटिक्स का तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा गहरा वर्चस्व हो गया है। अब इसके तमिल वर्जन, जवान के तमिल वर्जन का डिस्ट्रीब्यूटर उदयनिधि स्टैलिन है, रेड जायंट मूवीज। तो ये सारी बातें फिल्म में क्यों दिखाई गई, इसका उद्देश्य क्या था बनाने के पीछे का, और ठीक इलेक्शन से पहले इसको रिलीज करना, और पूरा वामपंथी इकोसिस्टम, चाहे अभिसार शर्मा हो या बैनर्जी हो या फैक्ट चेकर हो, वो सारे इसको मिलकर प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को कड़ा संदेश जैसी बातें कर रहे हैं। इससे पूरा चित्र क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड ने खुलकर एक प्रकार से इलेक्शन की तैयारी, अपनी बौखलाहट वो दिखा रहे हैं और तैयारी कर ली है कि भाई हमें किसी ना किसी प्रकार से भ्रामक बातें, भ्रम फैलाना है। जो बातें केजरीवाल या राहुल गांधी करते हैं अडानी अंबानी की, वही बातें फिल्म के माध्यम से इन्होंने ये जहर फैलाने का प्रयास किया है। ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये जो बीजेपी जीतती है वो ईवीएम को हैक करके जीतती है, और
हाँ, इसलिए डायरेक्टली इनको नहीं कहा पर वही, डायरेक्टली नहीं कहा इसलिए पर वही इसलिए है। इनको इनको हराना है। जी, जी, बिल्कुल। क्लियरली फ़िल्म में मतलब आप सोचिए किस हद तक ये लोग कितने गिर गए हैं और डर भी नहीं रहे। खुलेआम इस प्रकार से कि मोदी जी की आलोचना करेंगे, ये सब करेंगे, पर बात करेंगे कि भाई हमें फ्रीडम और ऑफ ऊपर से एक्सप्रेशन। मोदी फ़ासिस्ट और है साथ में। हाँ, बिल्कुल, ऊपर से भाई मोदी फ़ासिस्ट है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हालाँकि सही फ़ासीबात क्या है कि मैं पूरे यूट्यूब पर, मैं तो यूट्यूब नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर केवल एक हमारा चैनल ऐसा है जहाँ पर मैंने ये सारे इन्हें जो लाल आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया है या जो भी ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, केवल हमारे चैनल पर एक चर्चा हुई। बाकी कोई पूरे जितने भी क्रिटिक्स है, जो रिव्यूज़ करते हैं, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की है। तो ये किस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम को ये दबा करके रखते हैं, इनकी पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स किस प्रकार से काम करते हैं। तो सही फासीवाद तो ये है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस प्रकार से लोगों को ये अपनी आवाज ही नहीं उठाने देते। ये एक प्रकार से बौद्धिक आतंकवाद है इनका, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है कि पूरे इकोसिस्टम पर, नैरेटिव पर हम कंट्रोल करेंगे, हम चाहे वैसा ही आपको बोलना होगा। हम चाहे, मैं कल से जब से जवान के बारे में पिछले एक हफ्ते से वीडियो बना रहा हूं, ऐसी ऐसी धमकियां, गालियां, थ्रेट्स ये लोग दे रहे हैं, और एक दो कमेंट्स नहीं, सैकड़ों कमेंट्स नहीं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आवाज दबाने का प्रयास ये पूरा इकोसिस्टम करता है। जी, और दूसरी बात ये भी है कि ये बताया गया कि ये जो फ़िल्म है, एक तमिल प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि 2006 की फ़िल्म है कोई पेरारासू, हम्म। उससे कॉपी की गई है। ये एक बात है। फिर अभी हमारे ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने एक लिस्ट जारी की कि कौन-कौन सी चीज़ कॉपी की गई इसमें। तो बोल रहे हैं कि जो ओपनिंग सीन है वो बाहुबली से कॉपी किया गया है। जो पोस्टर है वो डार्कमैन से कॉपी किया गया है। प्लॉट जो है वो तमिल फ़िल्म 2006 की पेरारासू से कॉपी किया गया है। डायलॉग्स जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि राहुल गांधी की स्पीचेज़ हों। और जो थीम है वो इंडी अलायंस की मैनिफेस्टो जैसी लगती है। और जो फीमेल आर्मी है जो आपने बताया, जी, वो जी। 40 एंजल्स से कॉपी किया गया है। तो इसमें ये जो खिचड़ी बनाई है, ये पूरी की पूरी तरह एक से कॉपी लिस्ट जो है आप जारी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा छोटा-मोटा इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली कई सारी जगहों से मिलेगा, लेकिन जो बेसिक इन्फ्लुएंस है वो मनी हाइस्ट सीरीज का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेरे अनुसार स्पेन के जो मनी हाइस्ट के मेकर्स है, वो इनको प्लेजरिज्म, जो भी कॉपी करने के लिए कुछ नोटिस वगैरह ना दे दे, इसलिए ये बता रहे होंगे इनके तमिल प्रोड्यूसर की 2006 की फिल्म की कॉपी है। पर जो बेसिक थीम है वो क्लियरली मनी हाइस्ट से ही इंस्पायर्ड। और मैं तो चाहता हूँ कि मनी हाइस्ट के मेकर्स इनको नोटिस भेजे कि आप लोगों ने कैसे कॉपी कर लिया हमारा कंटेंट। ये भले ही इधर उधर की बातें कर ले, पर ये क्लियरली मनी हाइस्ट से ही इंस्पायर्ड इनका ज्यादातर कंटेंट दिख रहा है। और देखिए, ये जो सोशलिस्ट माइंडसेट है इसके मेकर्स का, ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। आप देखिए, आज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, उनके स्पीचेस अगर हम सुने, विशेषतः रिपब्लिकन पार्टी के, वो लोग लिटरली कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने उद्योगपतियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विवेक रामास्वामी की जो 10 कमांडमेंट्स है, उसमें 8वां पॉइंट उन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म लिफ्ट्स पीपल अप फ्रॉम पॉवर्टी। तो वो अपने उद्योगपतियों को सेलिब्रेट करते हैं। और यही वामपंथी फिर ऊपर से छाती कूटेंगे कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज कितनी डेवलप्ड है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, भारत में तो कुछ है ही नहीं। पर दूसरी तरफ यही वामपंथी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने नहीं देते। अलग अलग जगहों पर कोई विकास कार्य होते तो वहां पर अड़ंगा डालते हैं, अचानक से कोई पर्यावरणवादी खड़ा हो जाता है। और सर, इस फिल्म के एंडिंग में जो ये जवान है और इसकी जो टीम है, वो सरकार के ऊपर 53 कंपनियों को, 53 कंपनीज को बंद करने के लिए बाध्य बनाती है। और वही पर्यावरण की बातें, जैसे कि कोई मेट्रो प्रोजेक्ट होता है तो अचानक से पर्यावरणवादी खड़े हो जाते हैं। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो मिशनरीज और वो पूरा जो भी कॉन्वेंट स्कूलों में वीडियो, एंटी न्यूक्लियर वीडियोस दिखा दिखा कर वो लोग विरोध कर रहे थे। ये हमने हाल ही के समय भी कई बार देखा है, जो भी विकास कार्य हो तुरंत कोर्ट में केसेस दर्ज हो जाते हैं, पर्यावरणवादी खड़े हो जाते हैं। रोड के, अभी तो हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है, नहीं तो पहले कभी पर रोड हाईवेज बनाने हो तो वहां पर भूमि अधिग्रहण के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो ये सारा वामपंथियों ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ये होने नहीं देते। और ऊपर से कहेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज कितनी डेवलप्ड है। भाई, वही वेस्टर्न कंट्रीज कम्युनिस्टों को चुन चुनकर खत्म करते हैं, कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग अपने उद्योगपतियों को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे देश में ये बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और फिल्मों के माध्यम से लगातार इस प्रकार का ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट, ये
स्प्रेड करते जा रहे हैं। और इसके भयावह परिणाम हमने इतिहास में कई बार देखे हुए कि पश्चिम बंगाल में आदित्य बिरला जी को गाड़ी से उतार कर उनको मारना, अर्धनग्न करना, पश्चिम बंगाल में जो वामपंथियों का 3 दशकों तक शासन रहा, वहां से कैसे जो इंडस्ट्रियल हब था एक समय, वो पूरी इंडस्ट्रीज वहां से दूर हो गई। मुंबई में कपड़ा मिलों को किस प्रकार से बंद करवा के लाखों लोगों को इन्होंने बेरोजगार करवाया। अभी 2 वर्ष पहले ही कर्नाटका में जो एप्पल का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट था, उस पर हमला हुआ, उसका आरोप वामपंथियों पर लगा हुआ है। पौंडीचेरी में रिजेंसी सिरेमिक टाइल्स, उसके वाइस प्रेसिडेंट को इन्हीं कम्युनिस्टों ने भड़काकर उसकी हत्या कर दी, वाइस प्रेसिडेंट की। वहां पर जिन लोगों को रोजगार मिला था वो हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो ये इन वामपंथियों ने किया है कि भारत कभी मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए, और चाइना भी यही चाहता है। और उसी चाइना को ये लोग अपना सर्वेसर्वा मानते, तो स्वाभाविक सी बात है चाइना जो चाहता है वही ये लोग कर रहे हैं। हर प्रकार से विकास कार्यों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करना, इस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट को प्रमोट करना है। ये लोग चाहते ही नहीं कि भारत आगे बढ़े या विकास करे। और शाहरुख खान का रोल क्या है? शाहरुख खान डबल रोल प्ले कर रहा है, पिता और बेटे दोनों का ही। और हाँ, चलो आपने शाहरुख खान का रोल पूछा, तो सर अभी जब मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया था ना, तो कुछ मित्रों ने इसकी स्टोरी को प्रिडिक्ट कर लिया था। मैंने भी स्टोरी को प्रिडिक्ट किया था, उसमें कुछ मित्रों के कमेंट्स भी थे। तो एक कमेंट मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, देखिए कितना सटीकता से उन्होंने इसकी कहानी को प्रिडिक्ट किया था। फादर एसआर के विल बी सोल्जर, आर्मी ऑफिसर। वह मिशन पर गया था, लेकिन सेना मुख्यालय द्वारा खरीदे गए खराब हथियारों के कारण उसके सैनिकों की मृत्यु हो गई। जब शाहरुख खान ने आवाज उठाई तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया और उसके परिवार को जेल भेज दिया। और उसका जो बेटा है वो जेल में ही पैदा होगा। शाहरुख का बेटा पुलिस बन जाता है। शुरू में उसे विश्वास था कि पिता आतंकवादी है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसके पिता अच्छे इंसान थे, और उसके बाद में वो विजय सेतुपति के कैरेक्टर को पिता के साथ में मिलकर मारता है। तो ये तो कहानी कई सारे मित्रों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, और सेम यही कहानी है। सेना मुख्यालय के द्वारा खराब हथियार परचेज किए जाते हैं। मतलब ये यहाँ तो पर कुछ इन्होंने, कुछ रंग दे बसंती जैसा प्लॉट लग रहा है। हाँ वही खराब सेना के खराब हथियार, वो बेसिक थिंग कम्युनिस्टों का यही होता है कि देखिए, अगर आप कम्युनिस्टों का जो सोशल स्ट्रक्चर का पिरामिड है वो देखेंगे, तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म, उसके बाद में रिलीजन, उसके बाद में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, और उसके नीचे है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। ये सारे के सारे मिलाकर गरीब किसान मजदूर इनको दबाते हैं, और वर्किंग क्लास भी वो ऊपर ही रखते हैं। तो इनके अनुसार कैपिटलिस्ट उद्योगपति पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और यही बेसिक थीम हमें यहां पर भी देखने को मिलती है कि काली ने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। इवन हमारे सेना मुख्यालय के द्वारा खराब हथियार परचेज करना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद था। और खराब हथियार कैसे दिखाए हैं कि जो गन्स है वो ट्रिगर दबाने पर शूट ही नहीं कर रही है। मतलब इतनी बेसिक सी चीज भी क्या सेना कभी चेक नहीं करेगी? पर ये काली की ही कंपनी से वो खराब हथियार उन्होंने परचेज किए थे। और मतलब उन्होंने डायरेक्टली दिखाया नहीं कि किसी सेना अधिकारी ने इसमें बीच में कट लिया था या किसी मंत्री ने कट लिया था। उस विषय में ये फिल्म जाती नहीं है, बस ऊपर ऊपर से दिखा देती है कि हाँ भाई ये खराब हथियार परचेस किए गए थे। तो कुल मिलाकर काली ने, ये उद्योगपति ने सबको कंट्रोल करके रखा है, और यहां तक कंट्रोल करके रखा है कि चाहे जेल प्रशासन हो, सिस्टम हो, सब उसके हाथ में है। एनएसजी कमांडोज भी उसके हाथ में आ गए हैं। और फिल्म के एंडिंग में जो सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर है, वो ये जो इसके जवान की गैंग की जो महिला जो मेंबर्स हैं, उनको वो एक जेल के सेल से इंटरोगेशन रूम में लेकर के आता है। और इंटरोगेशन रूम में सीसीटीवी वगैरह होते हैं, और वहां पर सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर सबके सामने चिल्ला चिल्ला हंसकर कह रहा है कि मैं काली के साथ में हूं, मैं काली के साथ में हूं। मतलब चलो सिस्टम में कोई भ्रष्ट अधिकारी भी हो, क्या वो इस प्रकार से पूरे जेल प्रशासन के सामने इंटरोगेशन रूम में जोर जोर से कहेगा? तो दिखाने का तात्पर्य तो यही था कि पूरा का पूरा सिस्टम, प्रशासन काली के अंडर है, उद्योगपति के अंडर है। तो ये सारी वही वो कम्युनिस्टों की माइंडसेट जो हम हमेशा से ही इनकी सोशलिस्ट फिल्मों में देखते आए हैं, जो इससे पहले हजारों बार हमने देखी हुई है, वही सारी बातें यहां पर भी देखने को मिलती है। तो इसमें शाहरुख खान के डबल रोल के बाद तो फिर और किसी के लिए स्पेस बचती नहीं होगी विजय सेतुपति नहीं, के अलावा? विजय सेतुपति का भी ज्यादा कोई आपको फिल्म में रोल देखने को नहीं मिलेगा। और जो महिला मेंबर्स है उसके गैंग की, उनके कैरेक्टर्स को भी डेवलप नहीं किया गया। हाँ, शुरुआत में नाम वगैरह उनके अलग से दिखाए गए हैं, पर ऐसा स्पेसिफिक उनके कैरेक्टर पर ज्यादा कोई फोकस नहीं था। एक लड़की है किसान की बेटी, उसको उन्होंने जो कुछ भी उनको भावुक करना था दर्शकों को, तो किसान, उसके पिता आत्महत्या कर रहे थे, उस एक कैरेक्टर पर थोड़ा सा फोकस था। उसके अलावा एक और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी उन्होंने एक बात दिखाई। तो ऐसे एक दो कैरेक्टर्स पर थोड़ा सा कुछ
एक आध मिनट के लिए अलग से उन कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, बाकी तो पूरा का पूरा फोकस बस शाहरुख खान और उसके पिता पुत्र के कैरेक्टर इन पर ही ज्यादातर फोकस था। तो ओवरऑल फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वैसे आपने इसको कितने मार्क्स दिए? देखिए, मैंने 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं। 2 स्टार्स भी मैंने बस इसलिए दिए क्योंकि टेक्निकली फिल्म वेल मेड है, मतलब काफी पैसा फूका गया है, दिखने में रिच लगती है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है। तो भाई हाँ, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि वामपंथी फिल्म मेकर्स फिल्म मेकिंग के मामले में वो बहुत आगे हैं। ये राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए कि मतलब जो चीप बी ग्रेड टाइप कंटेंट बनाने की अपेक्षा हम टेक्निकली वेल मेड एक मसाला फिल्म कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ये वामपंथी फिल्म मेकर से सीखना चाहिए ये बात उनसे। तो टेक्निकली फिल्म तो वेल मेड है, एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह शूट करना हो, पर बाकी कहानी बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, बिल्कुल बचकाने है। जैसे कि आपने पढ़ा कि राहुल गांधी के स्पीचेस हो, बिल्कुल उस प्रकार की ही फिल्म के डायलॉग्स है जो सुनकर बिल्कुल लिटरली ब्रेन सेल्स किसी के डेड हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल इस प्रकार के डायलॉग्स है फिल्म के। अच्छा, अब इसके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? कुछ मैंने पक्का देखा नहीं, पर 250 करोड़ के करीब कुछ इसकी बजट बताया जा रहा था। जवान, एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ। हालांकि ये बजट इनका कुछ भी ये लोग दिखाते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर, आपने बजट की बात की तो मेरे याद आ गई, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। देखिए, इसका बजट बताया जा रहा है 300 करोड़। विकिपीडिया पर अभी 300 करोड़ बजट है। और अब कोई भी अगर सर्च कर ले शाहरुख खान की फीस क्या है इसके लिए, तो 100 करोड़ रुपए अलग अलग जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए फी ली है। अब देखिए, यहाँ पर प्रोड्यूसर गौरी खान यानी शाहरुख खान की पत्नी, यानी वो खुद प्रोड्यूसर है इसका। अब वो खुद 100 करोड़ अपनी ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से क्यों ले रहा है? क्या ये बाद में बस इनकम टैक्स में अपनी अकाउंट बुक में वो कुछ दिखाने के लिए ये सारी बातें बस बताई जाती है? ये जांच होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अपनी ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए फी कैसे ले रहा है। यही बात हमने OMG 2 के समय भी देखी थी कि उसका पहले बजट 150 करोड़ बताया जा रहा था विकिपीडिया आदि अलग अलग जगहों पर। फिर फिल्म रिलीज होने के 6-7 दिनों के बाद में शायद इन्होंने देखा कि यार फिल्म को तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा, और 150 करोड़ बजट रखेंगे तो वो सुपरहिट बता नहीं सकते। तो अचानक से उसका डायरेक्टर 6-7 दिनों के बाद में सामने आता है और सबको मीडिया हाउसेस को बुलाकर कहता है कि अक्षय कुमार ने तो 1 रुपए भी फी नहीं ली है इसके लिए। और उन आर्टिकल्स के आने के 1-2 घंटे के बाद में ही OMG 2 का बजट 50 करोड़ हो जाता है विकिपीडिया पर और अलग अलग जगहों पर। मतलब ये लोगों को लिटरली ये लोग मूर्ख समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बजट मनगढ़ंत कुछ भी कभी भी बता देते हैं, कोई 700 करोड़ बता रहा है, कोई 600 करोड़, कोई 400 करोड़। कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना इसमें। सरकार को, इनकम टैक्स या ईडी को इसमें लिटरली ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो ये किसानों के हित की भी बात कर रहे हैं, अब शाहरुख खान की बेटी की एक न्यूज आई थी कि उसने अभी 2-3 महीने पहले की, जितना मुझे याद है 3-4 महीने पहले की न्यूज है, उसने 13 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चरल लैंड खुद को किसान बताकर परचेस की। और ये लोग किसानों के हक की बात कर रहे हैं। कौन सा किसान भारत में ऐसा होगा जो 1.5 एकड़ जमीन के लिए 13 करोड़ रुपए देगा, और वो भी खुद को किसान बताकर। अब किसानों को कितनी सारी सुविधाएं होती है कि उनका जो इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है, बिजली में सब्सिडी होती है, कोई शेड बनाना तो सब्सिडी मिलती है, सोलर पैनल लगाना तो सब्सिडी मिलती है, ग्रीन हाउस बनाना तो सब्सिडी मिलती है। अब वो सुहाना खान वो सारी सब्सिडियों का लाभ लेगी नहीं लेगी वो पता नहीं, पर एग्रीकल्चरल लैंड एक एक्टर की बेटी खुद को किसान बताकर परचेस कर रही है 13 करोड़ रुपए में। और ये लोग किसानों के अधिकार की बात कर रहे हैं। खुद के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में 100 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं, और ये 100 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं और ये सोशलिज्म की बातें कर रहे हैं। इनकी खुद की इंडस्ट्री में कितनी इनइक्विलिटी है। यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर 100-100 करोड़ रुपए, 60-60 करोड़ रुपए अपनी फी बताते हैं, और इनकी नीचे के जो स्पॉट बॉय हो या सेट पर काम करने वाले लोग हैं या एडिटर आदि है, वो इनके खुद के इंडस्ट्री के लोगों के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैंने इससे पहले भी वो आर्टिकल्स दिखाए हुए हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में बहुत इनइक्विलिटी है। तो ये अपनी इंडस्ट्री को पहले वहां पर इक्विलिटी लेकर के आए, उसके बाद में उद्योगपतियों को नष्ट करने के सपने देखे। उद्योगपतियों को नष्ट करने के तो ये तो नेहरू जी के समय से चल रहा है। उद्योगपति जो है वो तो बहुत बुरा होता है। वो केवल और केवल शोषण करता है, और जी। मजदूर जो है वो बेचारा मेहनत करता है। अब वो मजदूर मेहनत तो अवश्य करता है, लेकिन वो मजदूर जो है वो मशीन तो ला नहीं सकता जिसके ऊपर वो मेहनत करता है। तो बिना मशीन के कैसे वो मेहनत करेगा, ये भी आज तक इन फिल्म वालों ने कभी बताया नहीं। और और सर, जिस तरह से आप देखते हैं कितने सारे उदाहरण हैं। कानपुर का एक उदाहरण है। कानपुर जो है एक बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था,
और उसके बाद फिर वहाँ पर आरंभ कर दिया कुछ इन लोगों ने, आपके सुहासिनी अली आप जानते हैं ना, वो बड़ी कम्युनिस्ट लीडर हुआ करती थी और उनके नेतृत्व में वहाँ पर हड़तालें, आप लाल इमली एक ब्रांड हुआ करता था, याद कीजिए आप। अच्छा। तो ये सिंघानियाज़ जो थे, इनकी बहुत बड़ी वहाँ पे इंडस्ट्री थी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल का हब था कानपुर। और इन जी, लोगों ने ऐसा किया कि बस देखो साहब, सेठ जी जो हैं वो मर्सिडीज़ में क्यों जा रहे हैं और तुम साइकिल पे क्यों जा जी, रहे हो? जी, तो जी। पता चला कि ऐसा काम किया तो सेठ जी ने तो अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, दूसरी जगह चले गए, तो दूसरी जगह लगा ली और जो लोग साइकिल पर चल रहे थे, वो साइकिल से भी उतर गए बेरोज़गार हो और गए। खाने-पीने के लाले पड़ गए। यानी आज भी कानपुर में एक बहुत बड़ा तबका है, जो उन बेरोज़गार हुए मज़दूरों की संतान है। यही सर, मैंने भी यही जो मुंबई में कपड़ा मिलों के भी लाखों लोग कपड़ा मिलों में जो काम करते थे, वो बेरोज़गार हो गए थे। वेस्ट बंगाल का उदाहरण है, कर्नाटक की आईफ़ोन फैक्ट्री या पौंडीचेरी, इन सब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कम्युनिस्टों ने मेरे अनुसार तो चाइना के इशारे पर ही हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया, ताकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और जो ये किसान, गरीब, मज़दूर, इनकी हक की बात करते हैं कम्युनिस्ट, सबसे ज़्यादा गरीब किसान, मज़दूर, इनका शोषण कम्युनिस्टों ने ही किया है। ये हमेशा उनको बस एक ढाल के रूप में अपने सामने रखते हैं और उसके पीछे से अपने पॉलिटिकल एजेंडास को स्प्रेड करते हैं। अभी किसानों के हित के लिए जब सरकार ने जो इतने बढ़िया 3 कानून लाए थे, उसका विरोध भी इसी वामपंथी इकोसिस्टम ने, अर्बन नक्सल्स भी वहां पर जाकर बैठ गए थे उन कानूनों का विरोध करने के लिए। तो ये चाहते ही नहीं है कि गरीब किसान मजदूरी कभी आगे बढ़े, कभी ऊपर उठे। अगर वो ऊपर उठ गए तो फिर इनका पॉलिटिक्स, इनका पूरा ये एजेंडा कैसे चलेगा? और ये पूरे विश्व भर में ही जहां जहां पर भी कम्युनिस्टों की सरकार रही है, उन देशों की इकोनॉमी को इन्होंने नष्ट किया है। जिस चाइना को ये बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि वहां पर कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिज्म, कम्युनिस्टों की सरकार है, हालांकि वहां पर ना किसी के पास में बोलने का अधिकार है, ना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ना कोई किसान संगठन है, ना कोई लेबर यूनियन है। और वहां पर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी अगर कोई सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है तो वो गायब हो जाता है। ये तो चाइना के हालात है। पर कुल मिलाकर जैक मा तक गायब हो गया था, आपको पता है। वही वही मतलब ये कम्युनिस्टों की ये सच्चाई है। इन्होंने गरीब किसान और मजदूर, इनको बस ढाल के रूप में यूज किया है। और गरीब किसान मजदूरों का जितना नुकसान कम्युनिस्टों ने किया है, इस विश्व में दूसरा किसी ने आज तक नहीं किया। इनके तो सारे एजेंडे ऐसे ही चलते हैं ना। अब आप देखिए, आजकल यूएस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जी, जी। इसी कारण से वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के जो है कैंडिडेट्स, वो ये अपने मुद्दों में सबसे ऊपर ये बात रख रहे हैं कि कैपिटलिज्म लिफ्ट्स पीपल अप फ्रॉम पॉवर्टी। वो बता रहे हैं कि हम उद्योगों को फिर से खड़ा करेंगे। तो अमेरिका में सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि अमेरिका के जो रिपब्लिकन्स है, नेशनलिस्ट है, वो कम से कम इन बातों को समझते हैं। भारत में समस्या ये है कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट है, वो भी ज्यादातर सोशलिस्ट माइंडसेट के दिखाई देते हैं। वो भी उद्योगपतियों को खुलकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। क्योंकि वो बचपन से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तक हो, वो हमारे दिमाग में इस प्रकार से उद्योग विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, उद्यम विरोधी विचारधारा डाल देती है कि हमको बस सरकारी नौकरियों के पीछे भागना है। और इसी कारण से हमारे जो परंपरागत व्यवसाय भी रहे हैं, कोई सुतार हो, कोई कुमार हो, कोई लोहार हो, या कोई माई समाज से हो, जो हमारे परंपरागत व्यवसाय, जो हमारी ताकत थे, उन सबको इन्होंने उनसे दूर कर दिया। और वो साहब वहां पर आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न बाहर की विदेशी कंपनियां, उन्होंने उस परंपरागत व्यवसाय की जगह को उस पर कब्जा कर लिया है। तो नुकसान किसका हुआ? हमारे जो परंपरागत व्यवसाय चलते आ रहे थे, उनका नुकसान हुआ है। उन्हीं वेस्टर्न कंपनीज का इसके कारण से फायदा हुआ है। जी हाँ, और ये सारे के सारे हमारे, आपने बिल्कुल कही, राष्ट्रवादियों के, और विशेषकर राष्ट्रवादी जो है वो जो व्यक्तिगत जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ये तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन है, उनको देखिए आप। ये जो वामपंथी पूरा जो एट्रोसिटी लिटरेचर इन्होंने बनाया पिछले 150-200 साल में, उस पूरे एट्रोसिटी लिटरेचर पर वो भी उतना ही विश्वास करते हैं जितना कि वामपंथी करते हैं। और वो जो ऑपरेशन थियरीज़, दमन की कहानियाँ, उन सब पर वो बिल्कुल अंधविश्वास करते हैं, उसी प्रकार से उसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। अरे कल तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी उन्हीं लेफ्टिस्ट की भाषा में बात कर रहे थे। वही सर दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर अमेरिका के इलेक्शंस में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वहां पर सेक्स एजुकेशन का विरोध करना भी वहां पर मुख्य मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर स्पेशली अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि मैं आपके बच्चों को इन वोक से बचाऊंगा, कि जो कुछ भी सेक्सुअल प्रोपेगेंडा आपके दिमाग में डाल रहे बच्चों के, उनसे हम आपके बच्चों को बचाएंगे। तो वहां के नेशनलिस्ट तो इस पर क्लियर है। हमारे यहाँ पर दुख की बात तो यह है कि अक्षय कुमार हो या अरुण गोविल जी,
उनका मैं सम्मान कम नहीं कर सकता, उनका नाम सम्मान से ही लूंगा मैं। पर वे भी पता नहीं किस कारण से अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए, या हम बहुत रिवोल्यूशनरी है, पता नहीं क्या कारण था, वो लोग यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो अपने ही जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो एक नेशनलिस्ट राइट विंग विचारधारा जो भी आप अपने आप को कहिए, तो उसके वो क्लियर तो होनी चाहिए कि हमें अगली जनरेशन को किस दिशा में लेकर के जाना है। पर ये बातें हमें नहीं दिखाई देती, ये सबसे ज्यादा दुखद है। तो दर्शकों को मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि हम कर रहे थे रिव्यू जवान का, और उसके बारे जी में आपने सुन लिया प्रतीक जी से कि पूरी की पूरी तरह के अर्बन नक्सलिज्म को प्रमोट करने वाली एक फिल्म है, जो जी कि स्पष्ट रूप से एक छुपा हुआ संदेश ये दे रही है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते गए हैं, और संदेश उसमें छुपा हुआ ये है कि मोदी को हराओ। जी और ये यदि बीजेपी वालों की समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे विचार से इस रिव्यू को देखने के बाद तो पूरी तरह से आ जाना चाहिए, और जो दर्शक इसे देख रहे हैं उनकी समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये जो है किस तरह का एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, और जो कि बहुत अधिक छुपा हुआ भी नहीं है, वो उस तरह का है। और ये भी याद दिला दूं आपको कि प्रतीक जी ने इसको 10 में से 2 नंबर दिए हैं, यानी 10 स्टार में से केवल 2 स्टार। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और जो सनातन धर्म को कलंकित करने वाला जो स्टालिन परिवार है, उन्हीं की रेड जायंट नाम की जो कंपनी है, वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। शेष आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।